Namaste students, I JVN Dr. Naren Singh Shekhawat, Assistant Professor, Department of Salyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In previous class we discussed about anatomy of chest and thorax, then we discussed about uh, hemothorax disorder. Now we will discuss about empyema disorder. Clear? What is the empyema? What is the clinical features, definition, diagnosis and treatment of empyema? Today we discuss. Clear? Start with empyema. ठीक, तो empyema होता क्या है? An empyema is a collection or gathering of pus within a natural existing anatomical cavity or space. मतलब किसी भी तरह का पस की कलेक्शन किस कहाँ पे, उसकी एनाटॉमिकल स्पेस या केविटी के अंदर। अब ये एनाटॉमिक स्पेस और केविटी अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग हो सकती है, मतलब वेरियस स्पेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्पेस प्लूरल में हो, मतलब लंग्स के प्लूरा का जो प्लूरल केविटी हो, और उसके अंदर अगर पस कलेक्शन होता है तो उसको अपन बोलेंगे प्लूरल एम्पाइमा। क्लियर? It must be differentiated from an abscess, which is a collection of pus in newly formed cavity. Clear? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पाइमा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पाइमा कैसे कर सकते हैं अपन? डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्पेसिस और केविटी। जैसे प्लूरल केविटी, अगर प्लूरल स्पेस में प्लूरल केविटी के अंदर पस कलेक्शन है तो उसको अपन बोलेंगे प्लूरल एम्पाइमा, जिसका एक नाम और है, सिनोनिम है पायोथोरेक्स। ठीक है, पायो मतलब पस, किसमें? थोरेक्स में, तो पायोथोरेक्स। थोरेसिक कैविटी में भी हो सकते हैं एम्पाइमा, यूट्रस में एम्पाइमा हो सकती है जिसको पायोमेट्रा बोलते हैं। अपेंडिक्स, जो अपेंडिसाइटिस उसमें भी एम्पाइमा हो सकता है। मेनिंजीज में, ब्रेन की मेनिंजीज, उसमें भी एम्पाइमा हो सकता है, इसको अपन बोलेंगे सब ड्यूरल एम्पाइमा। जॉइंट्स में भी एम्पाइमा हो सकता है और गोल ब्लेडर में भी एम्पाइमा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के एम्पाइमा है। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करता है, उनकी केविटी और पस किस स्पेस में कलेक्ट हुआ है। ठीक, the collection of pus in the pleural space is called empyema. If this space is pleural cavity, then it is called pleural empyema. It is caused by following hemothorax, lung abscess, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये इसकी इटियोलॉजी है, मतलब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो इट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, तो वो भी एक कॉज था कि अगर आपने उस ब्लड क्लॉट का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं किया तो वो ब्लड क्लॉट फर्दर किस में चेंज हो सकता है? हीमोथोरेक्स में। क्लियर? लंग्स एब्सेस, अगर लंग्स में कोई एब्सेस है या कोई सिस्ट है, हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लंग्स है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। न्यूमोनिया की वजह से एम्पाइमा हो सकता है और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी एम्पाइमा हो सकता है। ठीक, और कोजेज क्या हो सकते हैं? ईसोफेजियल परफोरेशन और रप्चर ऑफ सबफ्रेनिक एब्सेस, ये भी इसके अदर कोजेज हो सकते हैं एम्पाइमा के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके क्या फीचर्स होंगे? आपने डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, आपने इसके कोजेज आपने समझ लिए। अब समझते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कैसे इसको अपन डायग्नोस करेंगे, कैसे क्या इसके सिम्टम्स आएंगे। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन इन द चेस्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेंडरनेस ओवर द चेस्ट। ये इसके सिम्टम्स होंगे कि चेस्ट के अंदर पेन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, टेंडरनेस ओवर द चेस्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर पस कलेक्शन है तो पेन, इन्फेक्शन है वहाँ पे तो पेन भी होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पस कलेक्शन है तो लंग्स कोलैप्स मिलेगा तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, टेंडरनेस होगी वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे मिलेंगे। इसको अपन कैसे डायग्नोस करेंगे? तो अपन इसका मेन एक डायग्नोसिस टेक्निक है चेस्ट एक्सरे, डिजिटल चेस्ट एक्सरे कराएंगे। तो डिजिटल चेस्ट एक्सरे में शो कोलैप्स ऑफ द लंग्स, जो लंग्स कोलैप्स हो गया वो उसमें आपको फाइंडिंग्स मिलेगी। तो उससे अपन पता लगाएंगे कौन कौन सा लंग्स कोलैप्स है, उसका क्या रीजन है,
कोई पस कलेक्शन तो नहीं है या कुछ नहीं है। और क्या क्या फाइंडिंग मिल सकती है उसमें, ट्रेकियल डेविएशन मिल सकता है, एविडेंस ऑफ न्यूमोनिया मिल सकता है, और ट्यूबरकुलोसिस अपन उसमें फाइंडिंग्स बता सकते हैं कि ये कोजेज भी आपको उसमें पता लग जाएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस है उसकी वजह से भी एम्पाइमा हुआ है वो भी पता लग जाएगा, न्यूमोनिया की वजह से हुआ है वो भी पता लग जाएगा। फॉर डायग्नोसिस पर्पज अपन क्या करेंगे, एस्पायरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड फॉर एनालिसिस एंड बैक्टीरियल कल्चर, अपन उस प्लूरल फ्लूइड को एस्पायरेट करेंगे किसके लिए, एनालिसिस पस कल्चर सेंसिटिव टेस्ट के लिए। क्लियर, इसमें पता लगाएंगे कौन सा बैक्टीरिया की वजह से है और क्यों, कौन सा बैक्टीरिया इसमें, कौन सा एंटीबायोटिक इसमें रोल प्ले करेगी अपना। ठीक, treatment involve thoracotomy, debridement, excision of the thick cortex or the covering of the lungs so that lung can expand। ठीक है, तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व कि अपन इसमें करेंगे थोरेकोटोमी करेंगे, डेब्रीमेंट करेंगे, जो जहाँ पे पस कलेक्शन होगी उसको अपन डेब्रीमेंट भी कर सकते हैं, एक्सीजन ऑफ थिक कॉर्टेक्स या लंग्स का जो थिक कॉर्टेक्स पार्ट है जिसके अंदर इसका कलेक्शन होगा उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, एक्सीजन कर सकते हैं, और द कवरिंग ऑफ द लंग्स सो दैट लंग्स कैन एक्सपेंड, तो उससे क्या होगा, लंग एक्सपैंड हो जाएगा और उसमें आपको फर्दर उसमें एंटीबायोटिक चलाने पड़ेंगे, लंग्स एक्सपैंड हो जाएगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेन इन द चेस्ट, ये सब सिम्टम्स आपके सबसाइड हो जाएंगे। तो दिस इज होल अबाउट एम्पाइमा। क्लियर, ये है आपके एम्पाइमा। नमस्ते स्टूडेंट्स, आई जेवन डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेगौत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। In previous class, we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema, then pneumothorax. Now we will discuss pleural effusion in today's class. Let's start from pleural effusion. What is the pleural effusion? Pleural effusion means fluid accumulation in the pleural space occurs in acute or chronic disease of the pleura. Pleura means कोई भी प्लूरा की एक्यूट और क्रोनिक डिजीज की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में, विद द एक्सेप्शन ऑफ प्राइमरी प्लूरल डिजीज सच एज मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस। Most often pleural effusion is a sign of disease and not a disease itself। pleural effusion एक तरह से एक डिजीज का साइन है, ना कि एक तरह से डिजीज है, क्योंकि और जैसे मैलिग्नेंसी में, ट्यूबरकुलोसिस में, इन डिजीज के अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस में, इसलिए एक तरह से एक सिम्टम्स है किसी डिजीज का। क्लियर, कोजेज ऑफ प्लूरल फ्यूजन, इसके फ्यूजन के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रांजुडेट कोजेज मींस इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये किसमें होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से जो कोज होता है वो किस किस डिजीज में होता है, लिवर सिरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में, मिक्सेडिमा में, मेक सिंड्रोम में, इन एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में, सार्कोडोसिस में, इनमें ये डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर मिलता है, उसकी वजह से ट्रांजुडेट होती है। ट्रांजुडेट मतलब एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है, तो ये कोजेज हैं ट्रांजुडेट इसमें। एक्सुडेट में सेकंड अपन पढ़ रहे हैं, एक्सुडेट। एक्सुडेट में कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ प्लूरा की कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ईटीसी, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सेकंड कोज बी, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज, कौन कौन से हो सकती है, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, जिसको एसएलई अपन बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस। सेकंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है कोलेजन वेस्कुलर डिजीज। ठीक है। सी, डिसऑर्डर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स आसपास के स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से उनमें डिसऑर्डर्स की वजह से अगर कोई फ्लूइड कलेक्शन होता है तो वो कोजेज इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे इसोफेजियल रप्चर होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, लिवर एब्सेस हो गई, सबफ्रेनिक एब्सेस हो गई, या पैनक्रेटाइटिस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। डी, मैलिग्नेंसी, कोई भी मैलिग्नेंसी, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ लंग्स हो सकता है, या मीडियस्टाइन और अदर लिम्फ नोड की वजह से हो सकता है, या मीजोथेलेमिया हो सकता है, सुपीरियर वेना का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। इन सब की वजह से मैलिग्नेंसी, इन मैलिग्नेंसी की वजह से भी
वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है। फिर है मीडियस्टाइनाइटिस। मीडियस्टाइनाइटिस जो मीडियम स्टाइनम जो स्ट्रक्चर था, स्पेस था, उसके अगर कोई इन्फ्लामेशन के, जैसे कोई चेस्ट वाल इंजरी हो गई, या काइलोथोरेक्स हो गया, या हीमोथोरेक्स हो गया, मतलब काइल्स कलेक्शन हो गया, बाइल्स कलेक्शन हो गया किसमें, थोरेक्स में, या फिर ब्लड कलेक्शन हो गया किसमें, थोरेक्स में। ये सारे कॉजेज इसमें हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉजेज है, पोस्टेरिया, यूरेमिया, ये सारे कॉजेज इसके हैं, ठीक। अब प्लूरल इफ्यूजन, व्हाट इज द साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन? फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड कलेक्शन जो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, कि प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है, उसकी वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स हो गया, उसमें प्रेस, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, उसमें वो डिमेंस हो गया है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? प्लूरल स्पेस में राइट लंग्स में कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन की। हेल्थी लंग, लेफ्ट लंग, हेल्थी लंग। आपको भी कॉजेज बताए थे, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। तो प्लूरल इफ्यूजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। ट्रांजुडेट कोई डिजीज की वजह से, एक्जुडेट मतलब कोई इन्फ्लामेशन प्रोसीजर की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज प्लेरोटिक चेस्ट पेन एंड फीवर। जो चेस्ट में पेन होगा और फीवर होगा उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। जो रेस्पिरेशन होगा एग्रीवेटेड हो जाएगा, फीवर प्रेजेंट हो जाएगा। जो जिसमें एक्सुडेट आपको मिलता है उसके अंदर फीवर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है वहाँ पे, इसलिए। विथ लार्ज इफ्यूजन देयर मे बी हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन डिस्निया एंड कार्डिक एम्बेरसमेंट। तो इसमें लार्ज इफ्यूजन मिलेगा, हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, और कार्डिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, एम्बेरसमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, अफेक्टेड साइड के जो लंग्स है उसके मूवमेंट्स अपन देखते हैं। विथ ए लार्ज, विथ ए लार्ज इफ्यूजन द पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल इन सिटिंग पोस्चर। लार्ज इफ्यूजन होगा उसके अंदर पेशेंट क्या होगा, सिटिंग पोस्चर में कंफर्ट फील करेगा। क्यों? सिटिंग पोजीशन में जो जो फ्लूइड है वो लंग्स के बेस में चला जाएगा, जिससे लंग्स पे प्रेशर क्रिएट कम होगा, इसलिए वहां पे पेशेंट इजीली कंफर्टेबल फील। देयर इज इम्पेयर्ड वोकल फेमिटस होगा, स्टोनी डलनेस होगी, परक्यूजन ऑन द अफेक्टेड एरिया होगा, ब्रीथ साउंड कम हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अपन क्या क्या करा सकते हैं? सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, एसिड एफ भी कराएंगे, एसिड फास्ट ट्यूबरकुलर बैसिलाई का अपन स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, मोंटिक्स टेस्ट कराएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट अपन एंटी न्यूक्लियर एंड रिमोटेड फैक्टर्स का टेस्ट कराएंगे वो सस्पेक्टेड कोलेजन डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। चेस्ट एक्सरे मोस्ट इंपोर्टेंट, चेस्ट एक्सरे अपन देखेंगे, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड का पता चलेगा, एक्सो ब्लंटिंग, कोस्टोफ्रेगिंग, जो उसकी मीडियस्टाइनम की स्ट्रक्चर है वो उसमें दिखाई देगी। तो ये चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डायग्राम, ये दिस डायग्राम इज शोइंग द फ्लूइड कलेक्शन इन लेफ्ट लंग। तो एक्स रे शो लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, डार्क शेडो डिनोट्स एयर filled lungs and white shadow denotes fluid। जो डार्क शेडो है लंग्स की, वो उस लंग्स में वो नॉर्मल हेल्थी लंग्स है, लेकिन जो फ्लूइड कलेक्शन की वजह से क्या हो गया, वो व्हाइट शेडो बन रही है, डिनोट्स फ्लूइड। डायग्नोस्टिक प्लूरल एस्पायरेशन एक्स एग्जामिनेशन, अपन प्लूरल फ्यूजन प्लूरल एस्पायरेशन करेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। कैन बी थोरेकोसेंटेसिस, इसमें अपन ट्रीटमेंट जो करेंगे वो है थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस में क्या होता है इसका ट्रीटमेंट में? थोरेकोसेंटेसिस आल्सो नोन एज थोरेकोसेंटेसिस, और thoracentesis also known as thoracentesis or pleural tap is an invasive procedure to remove fluid or air from pleural space for diagnosis और therapeutic purpose। थोरेकोसेंटेसिस का अपन यूज डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं और थेरेपेटिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एबनॉर्मल एयर का भी अपन रिमूव कर सकते हैं, एवोकेट कर सकते हैं, और वहां से फ्लूइड भी कलेक्शन, फ्लूइड भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो थोरेकोसेंटेसिस का यूज अपन न्यूमोथोरेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं और फ्लूइड इफ्यूजन के लिए भी। एक कैनुला और होलो
needles is carefully introduced into the thorax through the mid axillary line. Mid axillary line से अपन उसके ये मिड एक्सिलरी लाइन, यहाँ से अपन लेफ्ट साइड में मिड एक्सिलरी लाइन से इसके साइड में ये डायग्राम में दिखा रखा है, लाइन से अपन 8th और 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन डालेंगे। द मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट इज 1000 to 15 mm सिंगल थोरैकोसेंटर। ये मिड एक्सिलरी लाइन से अपन उसमें डालेंगे और ये 8, 9, 10 और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन उसके डालेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन ये नीडल डालेंगे और एक सिंगल बार में अपन कितना 1000 से 15 ml फ्लूइड वहां से कलेक्शन अपन रिमूव करेंगे। दिस इज शोइंग द थोरैकोसेंटेसिस, ठीक है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ this is the treatment of pleural effusion. Yes, students, this is all about the pleural effusion. Thanks, students.